students, welcome back to the class, and today we will finish off the chapter number 2, Principles of Management. This is part 3 of the chapter. So continuing with what is scientific management. Scientific management can be defined as an application science for each and every element of management. If we talk about point of view of Taylor, then according to Taylor, scientific management means knowing exactly what you want to do and what a man can do in the best and cheapest way so that the objective of the organization are achieved. इन सिंपल लैंग्वेज अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट हमारे को ये बताता है कि हमें क्या काम करना है और उसके लिए उस काम को करने के लिए एक वर्कर क्या चीपेस्ट और बेस्ट वे को फाइंड आउट कर सकता है ये व्हाट अ साइंटिफिक मैनेज दिस इज व्हाट अ साइंटिफिक मैनेजमेंट है और साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो डेवलपर है ना दैट इज टेलर इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक विंसर टेलर और ये फाउंडर है साइंटिफिक मैनेजमेंट को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है इनका बॉर्न हुआ था मार्च 20 1856 और डेथ हुई थी मार्च 21 1951 15 में इनका प्रोफेशन क्या है ही इज एन अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर और इनकी जो एजुकेशन की बात करें तो इनके he got a degree in mechanical engineering from Stevens Institute of Technology 1883. Positions की इनकी बात करें तो he is an apprentice machinist in 1874, executive at Midway Steel Company in 1884, at Bentham Iron Company in 1898, professor at Tuck School of Business founded in 1900. He was a president of an American Society of Mechanical Engineering from 1906 to 1907. For 1 year he was there. Then, if we talk about next thing, then further Taylor emerged as the father of scientific management that I already tell you. He proposed scientific management as he was opposed to rule of thumb. So, what is actually rule of thumb? Rule of thumb is कि हम अगर हमें एक काम करना है तो उस काम करने के लिए जो भी स्टेप्स हैं हम डिफरेंट स्टेप्स को यूज कर रहे हैं लेकिन हमें फेलियर ही मिल रहा है तो वन बेस्ट स्टेप को फाइंड आउट करने के लिए हमारे को साइंटिफिक मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है तो रूल ऑफ थंब के हम डिफरेंट स्टेप्स को यूज कर रहे हैं एक काम को अचीव करने के लिए दिस इज द कॉस्ट आपके रिसोर्स आपका टाइम तीन चीजें वेस्ट हो रही तो ये इसके खिलाफ है कौन खिलाफ है साइंटिफिक मैनेजमेंट इज अपोज टू रूल ऑफ थंब उस टेलर ने क्या करा ह्यूमन एक्टिविटीज को स्मॉल पार्ट्स में ब्रेकआउट करा और उसने एक वे को फाउंड आउट करा जिससे वर्क इफेक्टिवली एफिशिएंटली हो सकता है लेस टाइम में हो सकता है और उससे आपकी प्रोडक्टिविटी इफिशिएंसी बढ़ सकती है उसने बिजनेस एक्टिविटीज को इस तरह कंडक्ट करा कि टूल्स मेथड ट्रेनिंग और पर्सनल जो वर्कर्स हैं वो आउटपुट को इंक्रीज कर पाए इम्प्रूव क्वालिटी कर पाए और कॉस्ट ऑफ वेस्ट को रिड्यूस कर पाए अब सबसे पहले प्रिंसिपल की अगर हम बात करते हैं टेलर के रात साइंस नॉट रूल ऑफ थंब इन दिस प्रिंसिपल एज द फ्रेंड मैनेजर वुड फॉलो द इंडिजिनस रूल ऑफ थंब मीन्स हर एक मैनेजर डिफरेंट मेथड यूज करेगा उस काम को अचीव करने के लिए बट ऐसा नहीं है इट वुड नॉट बी इक्वली इफेक्टिव और इफेक्टिव नहीं पॉजिटिव नहीं होगा एफिशिएंसी नहीं होगी टेलर बिलीव दैट देयर इज ओनली एंड ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी यानी कि रूल ऑफ थंब को एलिमिनेट करके एक बेस्ट मेथड को फाइंड आउट करो उसी को यूज करो जिससे एफिशिएंसी बढ़ेगी कॉस्ट कम होगी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी हमारा टाइम भी बचेगा दिस मेथड कैन बी डेवलप थ्रू स्टडी और ये कैसे डेवलप कर सकते हैं थ्रू स्टडी एंड एनालिसिस अगर हम स्टडी और एनालिसिस करें तो हमारा एफिशिएंसी बढ़ सकती है हम एक वन बेस्ट मेथड फाइंड आउट करके हम अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं द मेथड सो डेवलप शुड सब्स्टिट्यूट द रूल ऑफ थंब थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन वो मेथड को रूल ऑफ थंब को जो है सब्स्टिट्यूट कर देना है उसकी जगह आना है देन सेकंड प्रिंसिपल दैट इज harmony not discord means in harmony not discord we have two things in an organization one manager and second the worker the
manager or the factory owners of workers में इनमें रिकॉग्नाइज किया गया टेलर ने उन्होंने कहा कि factor system of production employed that the manager served as a link between the owners and workers. यानी कि सबसे पहले owners फिर the managers और फिर workers. The managers है owners और worker के बीच की लिंक उनको लिंक करता है आपस में. तो टेलर क्या करता है टेलर क्या चाहता है कि इनका कॉन्फ्लिक्ट ना हो बीच में वर्कर और मैनेजर के बीच में तो वो कहता है there should be a complete harmony between the manager and the workers. Both should realize that each one is very important and very needed in an organization. दोनों में से अगर कोई भी नहीं होगा दोनों में से अगर कोई भी नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा. ये मानो पिलर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है. अगर वर्कर्स नहीं होंगे तो काम फिर पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी. एक पिलर नहीं होगा तो इस तरह प्रोसेस को पूरे ये बहुत इंपॉर्टेंट है. टेलर ने इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा है इस पूरे प्रोसेस को मेंटल रेवोल्यूशन का है ऑन बोथ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स. दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजर भी और वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से. इट मीन्स दैट अ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स शुड ट्रांसफॉर्म देयर थिंकिंग. उन दोनों को अपनी एक दूसरे के लिए जो थिंकिंग है वो चेंज करनी पड़ेगी. पीसफुल माइंड लाना पड़ेगा कॉर्पोरेट करना पड़ेगा. इसी से इसका एक्सटेंशन आता है हमारा थर्ड प्रिंसिपल दैट इज कॉर्पोरेशन नॉट individualism, that is the extension of harmony, not discord. ये competition जो हमें दोनों के बीच में रिप्लेस कर दिया जा चुका है जाना चाहिए किससे कॉर्पोरेशन से जिससे दोनों रियलाइज करें कि कितने इम्पोर्टेंट हैं ये दोनों एक साथ. There should be a complete organization between the labor and management instead of individualism कि मैं हूँ मैं अकेला हूँ मैं हूँ मेरा ही चलेगा जो चलेगा वरना मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा. ये नहीं होना चाहिए. अगर तुम इकट्ठे काम कर रहे हो तो इकट्ठा होना चाहिए. There should be उनके बीच में कॉर्पोरेशन होनी चाहिए instead of competition so that they can the corporate with it. Then we have last principle that is development of each and every person to his or her greatest efficiency or prosperity. इसका मतलब क्या होता है कि जो भी वर्कर और ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है हालांकि वो साइंटिफिकली इलेक्टेड हो साइंटिफिकली उसको लिया गया हो ऑर्गेनाइजेशन में लेकिन उसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए और उसको वो काम मिलना चाहिए जिसमें उसकी स्पेशलिटी है जिससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी दोनों बिहाफ पे कंपनी के बिहाफ पे भी वर्कर के बिहाफ पे भी. एफिशिएंट एम्प्लॉय अगर उसको ट्रेनिंग मिलेगी तो वो एफिशिएंट बन जाएगा तो हमारी प्रोडक्शन भी बढ़ेगी तुम ज्यादा अर्न कर सकते हो. और अगर उनको वो काम दिया जाएगा जिनमें उनकी स्पेशलिटी है तो उसकी फिजिकल मेंटल और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है वो भी बढ़े जिससे फिर से तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ेगी. तो अल्टीमेट क्या है तुम्हारा फायदा ही फायदा होगा. अगर टेलर क्या चाहता था ही वॉज इन द कंसर्न फॉर द एफिशिएंसी could be built in right from the process of employment selection. अगर employment का selection ही ढंग से होगा तभी आ रही efficiency बढ़ेगी. This is here. अब आपको अवे कौन है this is Taylor only. Now we are starting with the techniques of Taylor. First technique that is functional foremanship. Functional foremanship is first technique. इसमें क्या कहा गया मैं आपको बताता हूँ. Functional foremanship में क्या गया that factory represents managerial figure with whom the workers are in face-to-face contact on a daily basis. Factory में मैनेजर और वर्कर ये दो बंदे हैं जो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट करते हैं और रोज मिलते हैं. Separation of learning from doing result into development of supervision system which could take planning work adequately besides keeping supervision of work. For the purpose Taylor evolved the concept of functional foremanship. इस purpose के लिए उसने functional foremanship का concept लाया है जो based specialization पर ये एक्सटेंशन है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क बट इससे प्रिंसिपल और वायलेट हो रहा है. वो कौन सा प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड क्योंकि इसमें एक
वर्कर जो होता है वो बहुत सारे हेड्स के अंदर काम करता है, एक हेड के अंदर काम नहीं करता। इस यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है वन हेड वन बॉस, वन हेड वन वर्कर, ठीक है। तो इसमें वो फॉलो नहीं होता, इस वजह से ये उसका वॉलेशन करता है। हाँ, लेकिन ये प्रमोट भी करता है, एक्सटेंशन है डिवीजन ऑफ वर्क का, क्योंकि इसमें काम को डिवाइड करा जाता है अमंग डिफरेंट स्पेशलिस्ट। ईच वर्कर विल हैव टू टेक ऑर्डर फ्रॉम देयर ईच फोरमैन, यानी कि हमने हर एक वर्कर के ऊपर 8 फोरमैन, 8 स्पेशलिस्ट को रखा है, जो अपने अपने फील्ड में बहुत इंटेलिजेंट है, नॉलेजेबल है, बहुत अच्छी क्वालिटीज है, और उनको रखा गया है कि काम एफिशिएंटली हो, इफेक्टिवली हो, ठीक है, जिससे तुम्हारी प्रोडक्शन बढ़े। इसके बाद अगर हम उस फ्लो चार्ट को देखें तो आपका फैक्ट्री मैनेजर है, इसने 2 डिपार्टमेंट बनाए हुए, प्लानिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट में आपके पास 4 क्लर्क्स आ गए, 4 फोरमैन ये रहे और 4 फोरमैन ये रहे। इन एक वर्कर को 4+4 के अंदर रहना पड़ता है, यानी कि 8 फोरमैन के अंदर रहना, जिसने चार्ज होता है वो प्लानिंग, इंचार्ज के अंदर होते हैं, और प्रोडक्शन और बाकी के 4 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर होते हैं। तो अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग डिपार्टमेंट यानी कि प्लानिंग इंचार्जेस की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास दैट इज रूट क्लर्क। रूट क्लर्क क्या इंश्योर करता है द सीक्वेंस ऑफ कंप्लीटिंग अ पर्टिकुलर वर्क, किस सीक्वेंस में क्या पहले होगा उस काम को अचीव करने में, वो इंश्योर कौन करता है, रूट क्लर्क करता है। और ये क्या करता है, मीनिंग देयर बाय स्टेजेस इट शैल हैव टू पास बिफोर बीइंग फाइनलाइज्ड, और इसको वो पास करना होता है वे उस काम को खत्म होने से पहले, उस फाइनलाइज होने से पहले। Then we have second thing that is instruction card clerk. Instruction card clerk क्या करता है, ये clerk instructions prepare करता है for the workers so to hand over to GAN boss, जिससे वो जो काम है वो GAN boss को prepare करके दे सके, और these cards contain information about the nature of work, कैसा काम है, प्रोसीजर क्या है उस काम को, मटेरियल क्या यूज होगा, और डिटेल्स अबाउट एवरी मशीनरी एंड हाउ दे हैव टू बी यूज्ड। देन वी हैव टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या डिसाइड करेगा, कितना टाइम और कितनी कॉस्ट में काम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा कॉस्ट, नहीं इससे ज्यादा टाइम मिलेगा। अगर टाइम एक्सटेंड होता है तो इफेक्टिवनेस गिरती, कॉस्ट एक्सटेंड होती है तो एफिशिएंसी गिरती है, तो दोनों में नुकसान है। इससे टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क को रखा गया जिससे तुम्हारा टाइम भी अंदर काम होगा, कॉस्ट के अंदर भी काम होगा। फिर लास्ट दैट इज डिसिप्लिन ऑफिसर। ये क्या इंश्योर करता है कि हर काम जो है एक डिसिप्लिन मैनर में हो, एक सिस्टमैटिक मैनर में हो। देन वी हैव प्रोडक्शन इंचार्ज में सबसे पहला दैट इज ज्ञान बॉस। ये क्या करता है, वर्कर्स जो होते हैं वो धीरे स्क्रिप्ट में डिवाइड होते हैं कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक लीडर उनके बीच में सेलेक्टेड किया जाता है जिसको हम ज्ञान बॉस कहते हैं, और ये इंश्योर करता है कि जो वर्कर्स होते हैं, दोनों वर्कर्स और मशीन्स आर इनफ फॉर द प्रोडक्शन। यानी कि अगर हमारे को 200 यूनिट्स ऑफ बिस्किट्स बनाने हैं तो उसके लिए हमारे पास इनफ मटेरियल है, इतना वर्कर है कि हम अपने टाइम और कॉस्ट में विद इन कर पाए। सो वो ये चीज ध्यान रखता है और उनको सामान और अगर कोई चीज कमी होती है तो उनको वो अवेलेबल करता है। Then we have second is speed boss. Speed boss क्या करता है? The main function of the speed boss is to ensure that all workers are performing their job at required and frequency. यानी कि टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ने तो टाइम और कॉस्ट सेट कर दी, इतना उसमें होना चाहिए। और स्पीड बॉस क्या इंश्योर करता है कि जो टाइम सेटअप है कि उसमें काम हो रहा है, कि उस स्पीड के साथ वो लोग काम कर रहे हैं। So that is what a speed boss decide. If it is not so, the speed boss try to find out the cause of slow speed. अगर स्पीड स्लो है और ऐसा लग रहा है कि काम टाइम पर नहीं पूरा होगा, तो उस कॉज ऑफ स्लो स्पीड निकालता है और उसका सॉल्यूशन निकाल के काम को विद इन टाइम कंप्लीट करता है, जिससे आपका इफेक्टिव एफिशिएंसी दोनों बढ़ेगी। थर्ड वे हैव रिपेयर बॉस, और इसका मेन फंक्शन होता है जो मशीन्स और टूल्स जो है उनको वर्किंग कंडीशंस में रखना।
Fourth, we have inspector. Inspector क्या करता है? Things को inspect करता है, produce and companies the quality with the standards prescribed for them. उन materials जो products, finalized product है, that are ready to be there in the market, वो उनको check करता है, उनकी quality, उनकी quantity को check करता है, उनके standards को check करता है, और अगर unfavorable result मिलता है तो वो उसके लिए सही action लेता है. Then we have our second technique of scientific management, that is standardization and simplification of work. If I talk about standardization, तो उसमें हमारे पास points है. सबसे पहला है to reduce a given line or a product to fixed type, size and characteristics. First point. Second point is to establish in charge ability of manufacture part and product. Third point, to establish standard of excellence and quality in materials. And fourth point, to establish standards of performance of men and machines. Then if we talk about simplification, it results in saving of cost, labor, man, machines and tool. इनके simplification में क्या होता है? Cost को बचाना, labor को बचाना, machine को बचाना, tools को बचाना. ये हमारी help करता है इन्वेंटरीज को रिड्यूस करने में, जिससे हमारी फुलर यूटिलाइजेशन होते हैं इक्विपमेंट्स की, और ये टर्नओवर को भी इंक्रीज कर देता है. ठीक है. इसके बाद वी हैव थर्ड, दैट इज फटीग स्टडी. फटीग स्टडी क्या होता है? दिस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेज कंडक्ट टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट. काम करने के लिए कितना रेस्ट इंटरवल चाहिए, उनकी क्या क्या ड्यूरेशन होगी, और द नंबर ऑफ रेस्ट इन रेस्ट इंटरवल्स. देन वी हैव फोर्थ, दैट इज मेथड स्टडी टू फाइंड आउट द वन बेस्ट मेथड और द वे ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब. कौन सा वो बेस्ट मेथड है जिससे काम होगा. फिफ्थ इज टाइम स्टडी. ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी फर्स्ट स्टैंडर्ड एंड टाइम का, कितना टाइम स्टैंडर्ड टाइम चाहिए उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए, टारगेट सेटअप करने के लिए, कितने वर्कर्स चाहिए उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए, और वर्कर्स जो होते हैं उनको एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वे में कैटेगराइज किया जाता है. टाइम स्टडी में ये चीजें आती हैं. Objectives. And we have sixth, that is motion study. Motion study में क्या होता है? Tailor to suggested to observe an average worker when he is performing the job and not done all the movement he is doing. यानी कि motion study का basic motive क्या होता है? Main motive क्या होता है? To eliminate unnecessary movement in order to save our time to become effective and efficient. Then we have 7 point, that is differential piece-weight system. इसमें क्या होता है? जो वर्कर्स को कैटेगराइज करा जाता है एफिशिएंट एंड लेस एफिशिएंट में. जो वर्कर्स एफिशिएंट होता है उनको ज्यादा हाई रेट पे किया जाता है, और जो लेस एफिशिएंट होता है वो लो रेट में पे किए जाते हैं, जिससे उनके लिए मोटिवेशन बन जाती है कि इनको ज्यादा मिल रहा है, मुझे भी ज्यादा मिलना चाहिए, तो वो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, जिससे तुम्हारे को फायदा होगा. फिर हमारे पास 7 पॉइंट है, मेंटल रेवोल्यूशन. मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब the objective of mental revolution is cooperation between the workers and management. First point. And second is change in mental attitude of workers and management toward each other. दोनों का एटीट्यूड, दोनों का बिहेवियर, दोनों की थिंकिंग, दोनों की सोच बूझ, वर्कर और मैनेजमेंट में चेंज भी होनी चाहिए, और दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन की जगह कॉर्पोरेशन आ जाना चाहिए. So this is all what about mental revolution. This is all for today. We have completed this chapters. Next part will be some MCQs and some long question answers. So till then, take care. Bye bye. Do not forget to subscribe our channels. We are doing a lot of hard work. Okay, till then, take care. Thank you.